हेलो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उमेश राजौरिया के ऊपर। बच्चों आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं और चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर होता है आपको याद रखना है कि उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्लेन मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको याद रखनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इनफाइनाइट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन ऑफ। जो प्लेन मिरर है उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है? तो याद रखो किसी भी प्लेन मिरर के सामने जितनी बड़ी साइज का ऑब्जेक्ट रखा जाता है उतनी ही बड़ी साइज की इमेज बनती है, यानी कि जो प्लेन मिरर है उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? 1 के बराबर होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज प्लेन मिरर के लिए बराबर ही होता है इसलिए मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा? 1 के बराबर मिलेगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री देन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज। देखो एक प्लेन मिरर है उसके ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है और कितने एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है? 30 डिग्री एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ये मान लो एक रे ऑफ लाइट है और इसका नॉर्मल से बनने वाला एंगल है 30 डिग्री। आपको इसका एंगल ऑफ डेविएशन पूछा जा रहा है कि ये कितने एंगल से डेविएट हो रही है। देखो ये जो इनिशियल डायरेक्शन है वो ये है इसकी, और जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरीके से सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 30 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो 30 डिग्री एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर अपनी इनिशियल डायरेक्शन से देखा जाए तो ये कितने एंगल से डेविएट हो गई? तो ये वाला जो एंगल है अपने इनिशियल डायरेक्शन से, ये जो लाइट रे है ये कितने एंगल से डेविएट होके जा रही है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये कितना होगा? देखो यहां से लेके यहां तक का ये टोटल एंगल हो गया 60 डिग्री, फिर ये यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। अगर हम 180 डिग्री में से ये वाला एंगल यानी कि 60 डिग्री माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल बचेगा 120 डिग्री के बराबर, यानी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो यहाँ पे 120 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इंप्लाइज दैट द मिरर इज। देखो एक चीज याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर है वो हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, जितनी बड़ी साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी साइज की इमेज बनती है। जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो बड़ी या छोटी इमेज बनाते हैं। अब आपको याद रखना है कि जो कॉनकेव मिरर है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी भी इमेज बना सकता है और छोटी भी इमेज बना सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे रखा हुआ है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे छोटी ही इमेज बनाएगा, यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई दे रही है इसका मतलब जो मिरर हम लोग यूज कर रहे हैं वो है कॉनकेव मिरर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज। तो इमेज का मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करके बताना है। आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बता रखी है u, जो कि 10 सेंटीमीटर है। अब जब आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो u को आप हमेशा नेगेटिव लेते हो क्योंकि वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने होगा तो उसकी डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगी। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर बता रखी है 15 सेंटीमीटर। जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये भी आपको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखना है। आपको पता है जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, यानी कि फोकल लेंथ हो जाएगी -15/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हमें पूछा है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है I/O, यानी कि साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर V/U, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें देखो यहाँ पे U तो हमको दे रखा है, अगर हम V कैलकुलेट कर लें तो हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, या तो आपको I और O पता हो उससे आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो, या फिर आपको V और U पता हो उससे भी आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो।
तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इसमें v नहीं पता हमको, तो v कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मिरर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v, तो 1/v को अलग कर लिया तो यह आया 1/f माइनस 1/u। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखो f की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे f की वैल्यू है -15/2, -15/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर लिख दिया मैंने माइनस, और u कितना है -10 सेंटीमीटर, तो ये -10 पुट करोगे तो बीच में सिंबल हो गया प्लस। एलसीएम कितना आएगा, 30 एलसीएम आ गया, तो ये आएगा -4 प्लस, और ये आएगा 3, यानी कि -1/30। उल्टा करेंगे तो v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब हम इजीली मैग्निफिकेशन बता सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। माइनस v की वैल्यू कितनी है, -30 सेंटीमीटर, u कितना है -10 सेंटीमीटर, आंसर आएगा -3, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी आपको दिखाई देगी। साथ ही माइनस का मतलब ये है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगी, इन्वर्टेड। तो यहां पे जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट पिन इज केप्ट ऑन एन एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, इट्स इमेज वुड बी। देखो कहां पे रखा गया ऑब्जेक्ट को, पोल और फोकस के बीच में रखा गया है। जब भी हम कॉन्केव मिरर के सामने, ये मान लो कॉन्केव मिरर है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रखते हैं तो इससे हमेशा एक वर्चुअल और एनलार्ज इमेज हमें दिखाई देती है। चलो देख लेते हैं कैसे। सपोज करो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसको आपने पोल और फोकस के बीच में कहीं पे रखा हुआ है, ये अपना ऑब्जेक्ट है ए बी। एक लाइट रे हम ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, ये रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास हो जाएगी। फिर एक लाइट रे हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, मतलब लाइट रे यहां से इंसिडेंट होगी मिरर के ऊपर, लेकिन इसको पीछे बढ़ाने पे ये कहां से आती हुई अपीयर हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये जो लाइट रे है, ये वाली जो लाइट रे है, ये रिट्रेस हो जाएगी, क्योंकि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो परपेंडिकुलर मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, इसलिए वो रिट्रेस हो जाती है। अब ये दोनों लाइट रे आगे तो कहीं मिल नहीं सकती, डाइवर्ज हो रही है, तो पीछे बढ़ाने पे ये एक पॉइंट के ऊपर मिलती हुई अपीयर होंगी। अब ये यहाँ पे मिल रही है ए डैश पॉइंट पे, तो आप देख सकते हो कि इससे जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट है और साथ में वर्चुअल है और एनलार्ज है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, देखो डी वाला ऑप्शन है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिग, मतलब डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। याद रखना है कि जो कॉन्केव मिरर है उसके लिए जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमेशा एक वर्चुअल इमेज मिलती है जो कि एनलार्ज होती है और बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फेरिकल मिरर इज इमर्स इन वाटर देन इट्स फोकल लेंथ विल। देखो जब भी आप किसी भी स्फेरिकल मिरर को या किसी भी मिरर को अगर आप किसी लिक्विड में डिप करते हो तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्फेरिकल मिरर की जो फोकल लेंथ है उसका फॉर्मूला होता है r/2। r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। जब आप किसी भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर को किसी लिक्विड में डिप करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही चेंज हो जाएगी, ये तो कभी चेंज होती नहीं है। इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी। लेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेंस को अगर आप किसी लिक्विड में डिप करते हो तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, लेकिन मिरर के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी लिक्विड में मिरर को रख दो उसकी फोकल लेंथ हमेशा सेम रहेगी। यानी कि यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिमेन्स सेम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली on a glass surface of refractive index 1.5, the angle of refraction is। तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। देखो यहां पे बता रखा है कि एक रे ऑफ लाइट है और वो किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। जैसे मान लो कि ये कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 दे रखा है, ये एयर है मान लो, और ये कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो इसके ऊपर लाइट रे नॉर्मली यानी कि परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से इसको परपेंडिकुलर इंसिडेंट किया जा रहा है। नॉर्मली का मतलब होता है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो पहले तो ये देख के बताओ कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से मेजर किया जाता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करोगे उससे इस इंसिडेंट रे का एंगल बनेगा 0 डिग्री,
यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री है। अब ये बोल रहा है कि जब ये लाइट रे इस मीडियम के अंदर जाएगी तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा रूल आपको याद रखना है कि जब भी कोई लाइट रे किसी भी इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस मतलब दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करने वाला प्लेन, तो उसके ऊपर जब भी परपेंडिकुलर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो बिना मुड़े सीधी पास होती है। जब भी लाइट रे किसी भी इंटरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी तो वो बिना मुड़े सीधी पास होगी। यानी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। याद रखना है परपेंडिकुलर अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो इंटरफेस से वो परपेंडिकुलर ही आगे पास हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस f in front of a convex mirror. If focal length of the mirror is f, then distance of the image from the pole of the mirror is. तो इमेज की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो इसने क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस f, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, फोकल लेंथ के बराबर है ना। तो u को मैं -f ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पे मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज f, फोकल लेंथ f दे रखी है। देन डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज, यानी कि v आपको पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें v पूछा जा रहा है तो v को अलग कर लेंगे, ये आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, जस्ट देखो यहाँ पे f की जगह f ही पुट करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है तो इसको पॉजिटिव सिंबल के साथ ही लिखना है, और u की वैल्यू यहाँ पे माइनस में पुट करेंगे तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1/f आ गया, यानी कि आया 2/f। तो v कितना आ गया यहाँ पे, f/2, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने पे 1/v की वैल्यू अपने पास आ रही है, तो v कैलकुलेट करना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। यानी कि जो फोकल लेंथ अपने जो इमेज की डिस्टेंस अपने पास आ रही है वो आ रही है f/2 के बराबर, यानी कि यहाँ पे C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A ray of light travels a distance of 12 meter in a transparent sheet in 60 nanosecond. Then the refractive index of the sheet is. कोई भी एक ट्रांसपेरेंट शीट है और उसके अंदर से जब लाइट पास हो रही है तो वो डिस्टेंस कवर कर रही है 12 मीटर, और उसमें टाइम कितना लग रहा है, 60 नैनोसेकंड के टाइम लग रहा है। इसका मतलब उस मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसने कवर करी है 12 मीटर और टाइम लगा है 60 नैनोसेकंड। नैनो मतलब 10 की पावर -9। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, देखो यहाँ पे आ गया ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि उस शीट के अंदर, उस ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि यहाँ पे आपको C/V वाला फॉर्मूला यूज करना है। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड, और V हो जाएगा यहाँ पे 2 × 10⁸। पूरा सॉल्व करेंगे ये आएगा 1.5, यानी जिस मीडियम की ये बात कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.5 के बराबर होगा, यानी कि B वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस हुज पावर इज 2.5 डायोप्टर। हमें एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी पावर बता रखी है। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f। अगर हम पावर ऑफ द लेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो 1/f के बराबर होता है। तो हमें फोकल लेंथ पूछिए, पावर दे रखी है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/p, यानी कि 1/2.5। और जब आप ये पावर की वैल्यू डायोप्टर में पुट करते हो, जब पावर की वैल्यू हम डायोप्टर में पुट करेंगे तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में निकल के आती है, यानी कि ये आएगा 0.4 मीटर, जिसको आप 40 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, डी होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉन्वेक्स लेंस n इक्वल टू 1.5, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इज इमर्ज इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, देन इट विल बिहेव एज। देखो एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप किसी लेंस को किसी मीडियम में डिप करते हो तो अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है तब तो लेंस सेम टाइप से बिहेव करेगा। अगर कॉन्वेक्स है तो वो कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा, कॉनकेव है तो वो
कॉनकेव की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपने किसी भी लेंस को जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी मीडियम में डिप कर दिया तो लेंस उल्टा बिहेव करने लग जाएगा। मतलब कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, और कॉनकेव लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करने लग जाएगा, याद रखना है। और अगर लेंस के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस को अगर किसी लिक्विड में डिप कर दिया सपोज, तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर ही है तो उस केस में लेंस काम करना बंद कर देता है, यानी कि लेंस डिसअपीयर हो जाता है और वो लाइट रेज को अब कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं कर पाता। तो यहां पे हम याद रखेंगे कि अगर आप किसी भी लेंस को उससे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डिप करते हो तो उससे उसकी पावर जरूर कम हो जाएगी, लेकिन वो बिहेव उसी तरीके से करेगा जैसा वो लेंस है। अगर कॉन्वेक्स है तो वो कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा, और कॉनकेव है तो वो कॉनकेव की तरह ही बिहेव करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये बाद में भी कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही बिहेव कर रहा होगा। तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह ये बिहेव करेगा, बस इसकी पावर एयर के अंदर उस लेंस की जो पावर थी कॉन्वेक्स लेंस की, उसके कंपैरिजन में वाटर के अंदर उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन वो बिहेव अभी भी कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही कर रहा होगा। तो ए वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज। तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस से एक रियल इमेज बनाई जाती है और अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो वो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा 4f के बराबर आती है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस से जो रियल इमेज बनती है, अगर हम ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस लिखेंगे तो वो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा 4f के बराबर आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाइकॉनकेव लेंस ऑफ पावर p वर्टिकली स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉनकेव पार्ट्स, द पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी। देखो यहां पे जब भी आप किसी लेंस को बीच में से कट करते हो तो उसकी पावर पे और फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है वो हम याद रखेंगे। जैसे ये मान लो कि कोई कॉनकेव लेंस है और इसकी पावर p है, फोकल लेंथ f है, तो अगर आप इसको बीच में से ऐसे कट करते हो तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, दो प्लेनो कॉनकेव लेंस बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आप लेंस को बीच में से वर्टिकली कट करते हो तो याद रखना है कि इसकी जो पावर है वो पहले से हाफ हो जाती है और जो फोकल लेंथ है वो पहले से डबल हो जाती है। यानी कि फोकल लेंथ हो जाएगी पहले से डबल, यानी कि f डैश क्या होगा 2f के बराबर होगा। पहले अगर इसकी फोकल लेंथ f थी बाइकॉनकेव लेंस की तो अब हो जाएगी प्लेनो कॉनकेव लेंस की 2f, और इसकी जो पावर है वो हो जाती है हाफ, यानी कि p डैश हो जाएगा p/2 के बराबर। तो हमें पावर के बारे में ही पूछा है यहाँ पे, तो पावर हो जाएगी पहले से हाफ। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा मिनिमम दे रखा है 30 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म आपको दे रखा है 60 डिग्री। आपको पूछा है कि प्रिज्म जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो याद करो हमने एक प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ा था, प्रिज्म फॉर्मूला। जो प्रिज्म फॉर्मूला होता है वो ये होता है म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। इसको हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। और प्रिज्म फॉर्मूला का मेन यूज ये होता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है तो हम इस प्रिज्म फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे इजीली आप फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखेंगे साइन डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री है तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री बाई 2। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऊपर तो बना देखो 30 प्लस 60 यानी 90, 90 बाई 2 यानी कि साइन 45 डिग्री, और नीचे क्या आ गया साइन 30 डिग्री आ गया। अब आपको पता है कि साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, और साइन 30 डिग्री क्या होगा तो अपॉन में लिखना है, ये साइन 30 होता है 1/2 है ना, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/√2, यानी कि सॉल्व करोगे तो √2 आ गया। यानी कि जो प्रिज्म है उसके मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा √2 के बराबर होगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों नोट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। आपको फिजिक्स के नोट्स के अलावा
केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ में आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी मिलेंगे जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चैप्टर वाइज चेक कर सकते हो। इसके अलावा फास्ट रिवीजन के लिए आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत कम टाइम में पूरी की पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर सकते हो या केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जिससे आप एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली सॉल्व करके अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। हमारी जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। तो जो वर्चुअल इमेज बनेगी है ना स्फेरिकल सरफेस की वजह से, वो कितना डिस्टेंस पे बनेगी वो हमको फाइंड करके बताना है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे मान लो कि ये कोई एक स्फेयर है और इसके सेंटर पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ये सेंटर मान लो, इसकी रेडियस आपको बता रखी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने ओ पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। मान लो इधर से लाइट रेज बाहर निकल रही है ना। एक लाइट रे हम ऐसे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे, ये वाला पॉइंट हम पोल मान लेते हैं, ठीक है। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये पोल हो गया। तो एक लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे, ये सीधी पास हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और लाइट रे लेंगे, उसको सरफेस पे कहीं किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, ये मान लो एम पॉइंट है, यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे। अब ये वाली जो लाइट रे है ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, क्योंकि ये कहां से आ रही है, इस स्फेयर के सेंटर से आ रही है। तो सेंटर से जो भी लाइन आप ड्रॉ करोगे स्फेयर की सरफेस पे, वो हर जगह क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और रिफ्रैक्शन का रूल आपको पता है कि जब भी किसी इंटरफेस के ऊपर लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो बिना मुड़े सीधी पास होती है। यानी कि ये वाली जो लाइट रे है ये बिना मुड़े सीधी चली जाएगी। अब ये वाली जो लाइट रे है और ये वाली जो लाइट रे है ये आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, और इनको बैक ट्रेस करोगे तो ये कहां पे मिलती हुई अपीयर होंगी, ये जो सेंटर ऑफ द स्फेयर है वहीं पे आपको मिलती हुई अपीयर होंगी। यानी कि जो इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, वो कहां पे बनेगी, सेंटर पे बनेगी। तो पोल से कितनी दूरी पे बन रही है, वो 6 सेंटीमीटर दूरी पे बन रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वो इसी पॉइंट पे बनेगी, यानी कि सेंटर ऑफ द स्फेयर पे बनेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू ए मीडियम। Its speed and wavelength in a medium are 1.5 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड एंड 230 नैनोमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड और वेवलेंथ आपको बता रखी है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एयर इज, मतलब एयर के अंदर लाइट की वेवलेंथ क्या होगी। जैसे मान लो कि कोई लाइट है और वो एयर से किस में जा रही है, ये मान लो एयर है, एयर से जा रही है किसी मीडियम के अंदर, इस तरीके से ये कोई मीडियम हो गया। तो इसने बोला कि मीडियम के अंदर उसकी जो स्पीड है वो इतनी हो जाएगी और वेवलेंथ इतनी हो जाएगी। अब आपको एक चीज पता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। मतलब पहले वाले मीडियम में यानी कि एयर के अंदर लाइट की फ्रीक्वेंसी और इस मीडियम के अंदर लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एयर के अंदर लिखेंगे तो हम लिखेंगे न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, क्योंकि एयर के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड होती है ना। और अगर मीडियम के अंदर लिखेंगे तो मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, तो मीडियम के अंदर फ्रीक्वेंसी को लिखा जाएगा v बाई लैम्डा डैश। v मतलब मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड और लैम्डा डैश का मतलब है इस मीडियम के अंदर लाइट की वेवलेंथ। मीडियम के अंदर जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, दूसरी चीज उसकी वेवलेंथ चेंज होगी और उसकी स्पीड चेंज होगी, है ना, याद रखना है। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी कि यहाँ पे हिंट यही है अपने लिए कि दोनों मीडियम में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों को बराबर पुट कर दो, यानी कि सी बाई लैम्डा इक्वल टू वी बाई लैम्डा डैश। आपको पूछा है कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एयर क्या होगा, यानी कि आपको लैम्डा पूछा है, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा सी इंटू लैम्डा डैश डिवाइडेड बाई वी। अब देखो सी की वैल्यू होती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड और लैम्डा डैश कितना है 230 नैनोमीटर। चलो आंसर हम नैनोमीटर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज इंटू 10 raised to power -9 मीटर इसको लिखना चाहिए। v की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 इंटू 10 raised to power 8। अब ये तो पूरा कैंसिल हो गया ये वाली टर्म और ये पूरा कैंसिल होकर 2 आएगा, यानी कि 2 into
23 यानी कि आ गया 46 यानी कि 460 नैनोमीटर। नैनोमीटर में आंसर आएगा, याद रखना है। तो 460 नैनोमीटर अपना आंसर होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब एयर के अंदर लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 460 नैनोमीटर के बराबर है, और इस मीडियम के अंदर कितनी है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 230 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहां पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब एयर के अंदर उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आ रही है। इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज। तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किसी मीडियम के अंदर उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। अब देखो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम बता रखा है आपको, और आपको याद रखना है कि जब भी हम सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के अंदर किसी भी लेंस को डिप करेंगे तो लेंस डिसअपियर हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा, उसकी पावर जीरो हो जाएगी। और पावर जीरो होने का मतलब उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट, क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 1/p। पावर का उल्टा जो होता है वो फोकल लेंथ होती है, या फोकल लेंथ का उल्टा जो होता है वो पावर होती है। तो पावर जीरो होने का मतलब है कि जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर पावर पूछी जाती तो पावर तो हो जाती जीरो। अगर पूछता कि पावर कितनी होगी तो पावर तो जीरो हो जाती, लेकिन इसने पूछा है कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताओ, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, देन स्पीड इन मीडियम 2 इज। तो सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड आपको बतानी है। देखो क्रिटिकल एंगल हम डिफाइन करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। जैसे मान लो कि ये कोई इंटरफेस है, इसके ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे है डेंसर मीडियम। अब इसने बोला कि लाइट रेट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है। तो ये मीडियम 1 है अपना और ये मीडियम 2 हो गया। इसमें लाइट की स्पीड मान लो दे रखी है क्या, ये देखो दे रखा है द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v। तो इसमें स्पीड v है और इसमें मान लेते हैं v डैश। ठीक है, अब लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी इसके ऊपर, और जब क्रिटिकल एंगल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो आपको पता है कि वो इंटरफेस के एकदम पैरेलल चली जाती है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है 90 डिग्री के बराबर। अब अगर मैं यहाँ पे अगर रिलेशन की बात करूं कि क्रिटिकल एंगल का मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है साइन थीटा बराबर 1/म्यू। ये म्यू क्या होता है, वैसे म्यू होता है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे जो म्यू है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो म्यू यहाँ पे लिखा हुआ होता है फॉर्मूले में, ये होता है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। यानी कि आप इसको ऐसे लिख दो म्यू 1/μ2। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी डेफिनेशन होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी अगर मैं म्यू1 कैलकुलेट कर रहा हूं तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड है v, तो इसको v लिख दिया, डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यानी कि v डैश। तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आएगा v डैश ऊपर चला जाएगा v डैश अपॉन v, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो म्यू है वो v डैश अपॉन v के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो ये आएगा साइन थीटा इक्वल टू म्यू की जगह आपको क्या लिखना है, म्यू की जगह लिखना है v डैश अपॉन v, यानी कि नीचे तो आएगा v डैश और v ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से रिलेशन हो गया। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड पूछी जा रही है, यानी कि v डैश पूछा जा रहा है। तो बताओ v डैश क्या आ जाएगा यहाँ से, तो v डैश आ जाएगा v बाई साइन थीटा के बराबर, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। मतलब एक रे ऑफ लाइट है और वो ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, मान लो एयर से वो ग्लास के अंदर जा रही है। जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, और कितनी कम होती है, जितना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर के रेस्पेक्ट में उतने टाइम्स कम हो जाएगी। जैसे अगर एयर से अगर ग्लास में जा रही है तो ग्लास के अंदर जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो एयर के अंदर जितनी वेवलेंथ थी उससे म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, जहां पे म्यू का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो हमेशा म्यू की वैल्यू ग्लास के लिए तो आप जानते हो कि एयर से तो ज्यादा ही होती है, 1.5 के आसपास होती है, यानी कि एयर में जो वेवलेंथ थी उसके कंपैरिजन में ग्लास के अंदर
जो लाइट की वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, पहले से वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो याद रखना है जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ हमेशा डिक्रीज होती है, स्पीड भी हमेशा डिक्रीज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे वेवलेंथ के बारे में ये पूछ रहा है आपको, तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना टेकन प्लेस व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि सिंगल कलर की लाइट किसी भी प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट होती है तो कौन सी वाली फिनोमिना होगी। देखो डिस्पर्शन का मतलब है जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती है किसी प्रिज्म के ऊपर तो वो 7 कलर में सेपरेट हो जाती है, तो इस फिनोमिना को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। अब क्योंकि आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हो यानी कि सिंगल कलर की लाइट है तो डिस्पर्शन तो होगा नहीं। डिस्पर्शन का मतलब ही यही है कि व्हाइट लाइट का 7 कलर की लाइट में सेपरेट हो जाना, तो यहाँ पे तो आप सिंगल कलर की लाइट यूज कर रहे हो तो डिस्पर्शन नहीं होगा। डेविएशन मतलब लाइट रे अपने इनिशियल डायरेक्शन से डेविएट हो जाएगी, हाँ बिल्कुल सही है, डेविएशन होगा। इंटरफेरेंस होगा क्या, नहीं जी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इंटरफेरेंस के लिए 2 कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट वेव आनी चाहिए और फिर उनका सुपरपोजिशन होना चाहिए, उससे क्या होगा, इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि लाइट रे का सिर्फ डेविएशन होगा, लाइट रे अपने इनिशियल डायरेक्शन से थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, जैसे ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे पहली बार उसका रिफ्लेक्शन होगा ऐसे चली जाएगी, फिर यहाँ पे दूसरी बार रिफ्लेक्शन होगा ऐसे चली जाएगी। तो लाइट रे अपने इनिशियल डायरेक्शन से क्या होगी, डेविएट होगी। इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन भी बोलते हैं। तो लाइट रे का सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, डेविएशन हो रहा होगा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो ऑप्टिकल फाइबर्स है उसके अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वाली जो फिनोमेना है ये हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कौन सी वाली फिनोमेना के ऊपर बेस्ड हो गए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, TIR भी बोल सकते हो, है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एंड दैट ऑफ ग्लास इज। जो क्रिटिकल एंगल है ग्लास और वाटर का, उनमें आपको रिलेशन बताना है कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। आपको ये तो पता होगा कि जो ग्लास और वाटर है उसमें से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, ग्लास का ज्यादा होता है। ग्लास का होता है 1.5 और वाटर का होता है 1.33 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन होता है म्यू के साथ में, तो रिलेशन होता है sin c इक्वल टू 1/μ। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। देखो c का मतलब है क्रिटिकल एंगल, अगर म्यू की वैल्यू कम रहेगी तो sin c की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी कि क्रिटिकल एंगल ज्यादा आएगा। या उल्टा बोल देंगे, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो sin c की वैल्यू कम आएगी, यानी कि c की वैल्यू कम आएगी, यानी कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए एक तरह से। इसका मतलब ये है कि अगर ग्लास के लिए म्यू ज्यादा है तो इसका मतलब उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या आएगा, छोटा आएगा वाटर की कंपैरिजन में। ठीक है, तो देख लो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ सेम फोकल लेंथ आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट देन फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो दोनों ही कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, उनको आपने कॉन्टेक्ट में रखा तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सॉल्व कर लेंगे 1/f प्लस 1/f, यानी कि आ जाएगा 2/f, है ना। फिर लास्ट में आपको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि आपको f कैलकुलेट करना है, f नेट कैलकुलेट करना है एक तरह से, है ना। तो f नेट क्या आएगा बोलो, ये आएगा f/2 के बराबर, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो पहले से, मतलब इंडिविजुअल जो लेंस है उनसे हाफ हो जाएगी। फोकल लेंथ हाफ होने का मतलब है पावर डबल हो जाएगी, है ना। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को। तो पावर तो डबल हो जाती है और फोकल लेंथ हाफ हो जाती है इक्विवेलेंट लेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन इट्स एक्सिस। देखो यहाँ पे एक लेंस दिखा रखा है जिसमें 4 डिफरेंट पार्ट्स कर रखे हैं और हर एक जो पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अलग अलग बता रखा है। आपको पूछा जा रहा है कि इससे कितनी इमेज बनेंगी। देखो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, देखो ये μ1 मीडियम है, ये μ3 मीडियम है, तो इनका जो इफेक्टिव जो लेंस बनेगा, इन दोनों को मिला के जो इफेक्टिव लेंस बनेगा एक तरह से, उससे एक इमेज बनेगी आगे। और फिर नीचे देखो लिखा है μ2 और ये है μ3, यानी कि इन दोनों से
कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेंस बनेगा, इक्विवेलेंट लेंस की बात कर रहे हैं, तो उससे एक अलग इमेज बन जाएगी। यानी कि जो टोटल इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी, ऊपर वाले पार्ट से एक इमेज बनेगी, नीचे वाले पार्ट से एक अलग इमेज बनेगी। यानी कि टोटल इमेज कितनी बनी, 2 इमेज बनेंगी। यानी कि इससे टोटल 2 इमेज बन रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए ग्लास रोड इज इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन इट विल। अब देखो, अगर आप किसी भी ग्लास रोड को किसी भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में डिप कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। क्योंकि भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्या बता रखा है, सेम बता रखा है। अगर सेम है तो जो ग्लास रोड है वो एक तरह से डिसअपीयर हो जाएगी। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज। देखो, एंगल ऑफ डेविएशन के प्रिज्म के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, I2 का मतलब है एंगल ऑफ इमरजेंस और ए का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके अलावा अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए एक फॉर्मूला और होता है, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। जब थिन प्रिज्म हम कंसिडर करते हैं, एंगल्स को हम छोटा मानते हैं, तो उस कंडीशन में अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करने के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है। तो अब यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो आप देख सकते हो कि इसमें ये जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि म्यू और ए के टर्म्स में आपको फॉर्मूला दे रखा है ऑप्शंस में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर। मतलब जो क्रिटिकल एंगल है वो कौन से वाले लाइट के लिए मिनिमम होगा। अब क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन होता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉची फॉर्मूला बोलते हैं उसको। कॉची फॉर्मूला ये बोलता है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। उसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा पावर 4 एंड सो ऑन। यानी कि जो लैम्डा है वो जितना कम रहेगा म्यू उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा इसने कि क्रिटिकल एंगल मिनिमम किसके लिए होगा। तो क्रिटिकल एंगल मतलब साइन सी की वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए। तो साइन सी की वैल्यू मिनिमम होने का मतलब है म्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए उसके लिए। अब म्यू सबसे ज्यादा किसके लिए है, जिसके लिए लैम्डा सबसे कम है। अब लैम्डा किसके लिए कम होगा, तो जो 7 कलर की लाइट होती है उसमें इधर से इधर जाने पे, यानी कि वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है। तो आपको मिनिमम वेवलेंथ चाहिए यहाँ पे। लैम्डा अगर कम रहेगा तो म्यू ज्यादा होगा तो फिर क्रिटिकल एंगल छोटा आएगा। यानी कि सबसे जो कम क्रिटिकल एंगल होगा वो कौन से वाले कलर की लाइट के लिए होगा, वॉयलेट के लिए होगा। देखो, वॉयलेट कलर के लिए वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ कम होगी तो म्यू सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू मिनिमम आएगी, यानी कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मिनिमम आ रही होगी। तो वॉयलेट कलर अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री इफ ग्रीन लाइट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 पासिस थ्रू इट देन द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 60 डिग्री बता रखा है। ठीक है जी, द ग्रीन लाइट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आपको दे रखा है 1.5 passes through it, the angle of deviation डेल्टा पूछा जा रहा है। तो आपको अभी बताया था मैंने, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। याद रखना है फॉर्मूला। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे म्यू होगा 1.5 माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री बता रखा है। तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा आएगा अपना यहाँ पे 0.5 इंटू 60, यानी कि 30 डिग्री अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया। यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर ए मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल बता रखा है 30 डिग्री, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। तो उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। तो क्या रिलेशन है क्रिटिकल एंगल का म्यू के साथ, साइन सी इक्वल टू 1/म्यू। और म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर मैं म्यू की जगह ये फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन सी इक्वल टू आ जाएगा, सी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है और ये सी है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं इसको लिख देता हूँ सी, देखो म्यू की जगह सी बाई वी लिखेंगे तो सी नीचे रहेगा, वी ऊपर चला जाएगा। तो हमें वी पूछा इसने, तो वी आ जाएगा अपना सी इंटू साइन सी। सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और सी यहाँ पे ये वाला जो सी है ये क्रिटिकल एंगल है जो कि 30 डिग्री बता रखा है।
साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई 1/2, तो ये आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जिस मीडियम की ये बात कर रहा है उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होगी 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द ग्लास वाटर इंटरफेस एट एन एंगल आई, if it finally emerged parallel to the surface of water as shown in the figure, the value of mu g would be। तो mu g मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है। देखो इसमें करना क्या है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu g मान लेते हैं। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता रखा है 4/3 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जानते हो ये होता है 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है और उससे आपको इक्वेशंस बना के इसको सॉल्व करना है। जैसे इस पॉइंट पे देखो, नीचे एंगल बना आई और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, ऊपर एंगल बना लाइट रे का आर और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट रे का जो भी एंगल बन रहा होगा नॉर्मल से, उस एंगल का साइन फंक्शन, इनका मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड में कांस्टेंट होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले इस पॉइंट के लिए मैं लिख रहा हूं स्नेल्स लॉ से, म्यू जी इनटू साइन आई इक्वल टू म्यू डब्ल्यू इनटू साइन आर, ऐसा लिखा हमने। म्यू जी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, इनटू साइन आई इक्वल टू म्यू डब्ल्यू हमको दे रखा 4/3 इनटू साइन आर हमने लिख दिया। ये पहली इक्वेशन बन गई एक तरह से। अब इस वाले पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा दो। तो ये वाला मीडियम है म्यू डब्ल्यू, इसमें एंगल है आर, तो मैं लिखूंगा म्यू डब्ल्यू इनटू साइन आर इक्वल टू, ऊपर वाला मीडियम है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है वैसे, तो म्यू ए साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया ये बता रखा है, इंटरफेस के पैरेलल जा रही है, यानी कि ये एंगल हो गया 90 डिग्री के बराबर, यानी कि साइन 90 यहां पे आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करो इसको। म्यू डब्ल्यू 4/3 दे रखा है इनटू साइन आर इक्वल टू म्यू ए 1 होता है साइन 90 1। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, यानी कि 4/3 साइन आर की वैल्यू 1 के बराबर है ना। ये वैल्यू यहां पे आप पुट कर सकते हो, तो यहां से क्या आएगा, देखो म्यू जी इनटू साइन आई इक्वल टू 1 लिख सकते हो भाई। ये वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है सॉल्व करने पे, यानी कि म्यू जी कितना आ गया 1 साइन आई के बराबर आ गया। ये अपना आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 1.2 एंड 1.5 रेस्पेक्टिवली, What will be the refractive index of glass with respect to water? कितना आसान क्वेश्चन है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। What will be the refractive index of glass with respect to water? तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू जी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में पता करते हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब म्यू जी कितना दे रखा है, म्यू जी आपको बता रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, ग्लास का है 1.5 और वाटर का है 1.2। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 15/12 यानी कि ये 3 से कैंसिल करोगे तो 5/4 आ गया। 5/4 मतलब 1.25, ये अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ म्यू एन एम रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम मीडियम एम टू मीडियम एन, मतलब मीडियम एम से मीडियम एन की तरफ जा रही है, देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ म्यू 1 2 म्यू 2 3 म्यू 3 4 इज इक्वल टू। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, म्यू 1 2 लिखा है इधर, इनटू म्यू 2 3 लिखा है और इधर लिखा है म्यू 3 4। सॉल्व करो इसको। देखो म्यू 1 2 का मतलब होता है म्यू 1 अपॉन म्यू 2। इधर जो लिखा होता है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखेंगे और जो पीछे लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा नीचे लिखा जाता है। इसमें आएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 3 और ये आएगा म्यू 3 अपॉन म्यू 4। अब देख रहे हो आप, देखो म्यू 2 से म्यू 2 कैंसिल, म्यू 3 से म्यू 3 कैंसिल, तो ये क्या बच गया, म्यू 1 अपॉन म्यू 4 बच गया, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखोगे, म्यू 1 4 लिखोगे, क्योंकि ये 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4 के रेस्पेक्ट में, तो म्यू 1 4 अपना आंसर होगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम इज 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल आपको 45 डिग्री बता रखा है, देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू बताना है। कितना आसान है भाई, साइन सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू, यानी कि म्यू आ गया 1 अपॉन साइन सी, सी की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, यानी कि आएगा 1/√2, यानी कि
आंसर आ गया √2। म्यू यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 के बराबर होगा, जिसके लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री आपको बता रखा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल थीटा इफ एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज इज राइट एंगल देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट इज गिवन बाय। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है वो किसी इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है ना, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उनके बीच का एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री बन रहा है ऐसे, है ना। अब ये एक स्पेशल केस होता है जब लाइट पोलराइज होती है, तो उस केस में जो इंसिडेंट रे है ना, जब भी यहाँ पे दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, अगर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो समझ जाना कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है। ठीक है, और ये वाली जो लाइट होती है पार्शियली पोलराइज होती है। ठीक है, और ये कौन सी लाइट है, ये अनपोलराइज्ड है। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल केस हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे है। तो उस कंडीशन में एक लो यहाँ पे फॉलो होता है जिसको ब्रेवेस्टर्स लो बोलते हैं, जो कि होता है tan IP इक्वल टू म्यू, जहां पे IP का मतलब होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन और म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो C वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। ये वाला जो एंगल होता है ना, इसी को हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे ये दोनों लाइटें एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं और लाइट यहाँ पे पोलराइज हो जाती है, यानी कि यहाँ पे C वाला ऑप्शन अपना करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो किस टाइप की इमेज बनाता है, तो याद रखो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है जो कि लार्ज होती है, जिसको हम आई लेंस से देखते हैं। दो लेंस होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, एक आई लेंस होता है जिधर से हम देखते हैं। तो इससे बनने वाली इमेज हमेशा होती है वर्चुअल एंड लार्ज, यानी कि यहाँ पे ये जो डी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहले तो ये देखो, जो माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू -VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, ये वाला फॉर्मूला होता है इसके लिए। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्ट आंसर के लिए होता है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए दूसरा फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है m इक्वल टू -L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। अगर हमें ट्यूब की लेंथ बता रखी हो और अगर हमें अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज करके आपको बताना है। इसमें आपको पूछा है कि अगर हम जो ट्यूब लेंथ है उसको इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर L की वैल्यू इंक्रीज कर दोगे तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। माइनस के सिंबल पे मत जाना कि सर माइनस में वैल्यू बढ़ रही है, नहीं, माइनस का मतलब ये है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है इसके अंदर। बाकी L की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो M की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ M अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज होगी। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, A, है ना, इंक्रीज होती है मैग्नीफाइंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ऑब्जेक्टिव और आई लेंस इनकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इफ द ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 10 सेंटीमीटर, एल कितना दे रखा है जी, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द माइक्रोस्कोप फॉर द मोस्ट सुटेबल व्यूइंग द रिलैक्स्ड आई इज। रिलैक्स आई का मतलब है जब हम फाइनल इमेज को इनफाइनाइट में बनाते हैं तो इमेज जो इमेज है जब इनफाइनाइट पे बनती है तो आइज फुली रिलैक्स कंडीशन में होती है, हम आइज की रिलैक्स कंडीशन में उस इमेज को देख पाते हैं। तो आपको फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनानी है माइक्रोस्कोप के थ्रू और आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके बताना है। देखो मैग्निफिकेशन के लिए हम माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर हम D डिस्टेंस पे यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनाते हैं तब तो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू -L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब इमेज D डिस्टेंस पे यानी कि आई से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनाई जाए। लेकिन अगर इमेज बनाई जा रही है एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी, देन m इक्वल टू आ जाएगा, ये 1 हटा देंगे यहां से, तो -L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE। ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना होता है। तो इसको यूज करके आप बता दो कि मैग्निफिकेशन कितना आएगा। देखो L का मतलब है लेंथ ऑफ द ट्यूब, L का मतलब है लेंथ ऑफ द ट्यूब,
माइक्रोस्कोप जो कि 10 सेंटीमीटर दे रखा है, FO कितना है यहाँ पे, FO है 1 सेंटीमीटर। फिर D होता है 25 सेंटीमीटर जिसको लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं, और FE आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा -125। माइनस सिंबल इसलिए आता है क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनती है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो 125 इतने टाइम्स बड़ी आपको इमेज दिखाई देगी यहाँ पे, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना है यहाँ पे 125 के बराबर है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है अगर आप उसका नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है फाइनल इमेज हम इनफाइनाइट पे बनाते हैं, तो उस कंडीशन में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है FO प्लस FE। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, देखो ए वाला ही ऑप्शन दे रखा है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर के बराबर, एंड द लेंथ ऑफ इट इज, यानी कि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 25 सेंटीमीटर, देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है फाइनल इमेज हम बनाएंगे इनफाइनाइट पे। तो देखो जब भी हम फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाते हैं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, है ना, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उसके लिए। अब इसमें आपको FE कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो L दे रखा आपको, L का मतलब है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है FO प्लस FE, यानी कि FE कितना आएगा L माइनस FO। L की वैल्यू 25 है और FO की वैल्यू 20 है, यानी कि FE की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। FO कितना है, FO आपको दे रखा है 20, है ना, और FE कितना दे रखा है 5, तो ये आ जाएगा -4, यानी कि -4। माइनस सिंबल सिर्फ ये बताता है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी, बाकी 4 यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगा या मैग्नीफाइंग पावर होगी, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है जी, तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पिछले 20 इयर्स में पूछे गए हैं वो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।